सारे पड़ोसी मुल्कों में ये जो कलेश चल रहा है, इस कलेश का भारत पर असर पड़ना स्वाभाविक है कि 2024 की शुरुआत में अवामी लीग ने जब बांग्लादेश में सत्ता हासिल कर ली थी तो फिर 7 महीने में शेख हसीना का तख्ता पलट क्यों हुआ और उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में क्यों आना पड़ा। उन सब की हत्याएं की जा रही हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, म्यूजियम्स को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि क्यों बांग्लादेश आर्मी अपने पूरे मुल्क को जलने से रोक क्यों नहीं रही। 2008 में भी एक बार ऐसी नौबत आई थी जब यूनुस को चांस तख्ता पलट के बाद मिल सकता था, लेकिन यूनुस ने तब बांग्लादेश की कमान संभालने से इनकार कर दिया था। 2018 में इसका विरोध हुआ, तब भी लोगों ने यह प्रोटेस्ट शुरू करना किया कि तीसरी पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं मिलना चाहिए ये आरक्षण। उस वक्त भी शेख हसीना की सरकार थी। शेख हसीना ने ये कोटा खत्म कर दिया। ये बांग्लादेश के हालात हैं, उसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है, अमेरिका और पाकिस्तान पर क्या शक जताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। इस हफ्ते की बड़ी खबर पर आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हूं क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये मेरा फर्ज बनता है कि इस हफ्ते वो कौन सी खबर रही जिसमें पूरी देश और दुनिया की नजर बनी हुई थी। मुद्दा बांग्लादेश है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, हमारा पड़ोसी मुल्क है और भारत के साथ शेख हसीना के कार्यकाल में बहुत ही अच्छे टर्म्स रहे हैं। 15 साल तक शेख हसीना ने बांग्लादेश पर राज किया, लेकिन अचानक उनका तख्ता पलट कैसे हो गया? क्या इसकी बुनियाद पहले से रखी जा रही थी? क्या कुछ भारत विरोधी ताकतें ये नहीं चाहती थी कि शेख हसीना और लंबे वक्त तक सत्ता में बनी रहे? जब जनवरी 2024 में शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री चुन ली गई, उनकी पार्टी जीत गई थी, आखिरकार फिर अचानक उनका तख्ता पलट क्यों हुआ? इन सब सवालों के जवाब आपको अलग अलग किश्तों में किसी न किसी चैनल पर किसी न किसी खबरों के माध्यम से मिल रहे होंगे, लेकिन आज एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देने के लिए मैं आपको यहां हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बात है कि आखिरकार बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, इसमें क्या घटनाक्रम था? घटनाक्रम ये था कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और वो अचानक विमान लेकर अपने देश से निकल गई। उनके निकलने के बाद ये खबर सार्वजनिक हुई कि शेख हसीना इस्तीफा दे दिया है। और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कौन कर रहा था? सबसे बड़ा स्टूडेंट विंग वहां का आंदोलन कर रहा था उनके इस्तीफे को लेकर। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया 7 महीने के अंदर कि एक तरफ लोगों ने उन्हें मैंडेट भी दिया, उनकी सरकार भी बनी और अवामी लीग को 7 महीने के अंदर अपनी प्रधानमंत्री को इस तरह से बीच बाजार में सत्ता छोड़कर निकलना पड़ा देश से। इस सवाल के पीछे क्या आंदोलन था, कहां से इसकी शुरुआत हुई, पहले मैं उसका जिक्र कर लेता हूं। लेकिन पहले आप यह भी जान लीजिए कि शेख हसीना इस वक्त कहां है। शेख हसीना इस वक्त भारत में है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में जो गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहीं पर जब से वो बांग्लादेश से लैंड की हैं वहीं पर है। बताया जा रहा है वो सदमे में है। भारत में उनको शरण देनी है या नहीं देनी है, इस बात पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कभी ये कहा जाता है कि शेख हसीना भारत से निकलकर यूरोप चली जाएंगी, तो पहले उनके लंदन जाने की भी संभावनाएं थी, लेकिन लंदन ने इस पर चुप्पी साधी हुई है क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अगर आपको ब्रिटेन में जाना है, अगर वहां शरण चाहिए, तो या तो आप वहां लैंड कर चुके हों या फिर आप जहां से, जो आपका ओरिजिन कंट्री है, अगर आप वहां से शरण लेना चाहते हैं तो कॉरस्पॉन्डेंस वहां से होनी चाहिए, बातचीत वहां से होनी चाहिए। लेकिन शेख हसीना अब भारत में है, ना वो बांग्लादेश में है ना वो यूके में है, इसलिए एक ये भी टेक्निकल अड़चन आ रही है। बहरहाल जब शरण देनी हो किसी को तो इन तमाम चीज़ों को हल कर लिया जाता है। अब मुद्दा ये है कि क्या वेस्ट वर्ल्ड शेख हसीना को सपोर्ट करना चाहता है या करेगा या नहीं। फिलहाल शेख हसीना भारत में दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में बनी हुई है और इन तमाम घटनाक्रम को लेकर ना सिर्फ भारत में सर्वदलीय बैठक हुई है, बल्कि इसका संसद के अंदर भी पूरा विस्तार से जो है वो जवाब दिया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। तो ये तो भारत की तरफ से घटनाक्रम था। अब चलते हैं उस मुद्दे पर
कि 2024 की शुरुआत में अवामी लीग ने जब बांग्लादेश में सत्ता हासिल कर ली थी तो फिर 7 महीने में शेख हसीना का तख्ता पलट क्यों हुआ और उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में क्यों आना पड़ा। इसकी शुरुआत करते हैं। वैसे तो आरक्षण के कोटे को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ। ये कोई इसी साल नहीं शुरू हुआ, पहले भी इसकी जो है वो चर्चा होती रहती थी, लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहते थे। लेकिन इस साल ये आंदोलन खासकर मई जून के महीने में उग्र होने लगा। यह आंदोलन क्या था? आंदोलन ये था कि स्टूडेंट विंग इस बात को लेकर छात्र संगठन आंदोलन कर रहे थे कि 1971 में पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान से, तो उसके बाद वहां स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% कोटा दिया गया था, यानी जो उनके परिवार होंगे उनको आरक्षण मिलेगा 30%। ये कोटा तभी से चला आ रहा था। 2018 में इसका विरोध हुआ, तब भी लोगों ने यह प्रोटेस्ट शुरू करना किया कि तीसरी पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं मिलना चाहिए ये आरक्षण। उस वक्त भी शेख हसीना की सरकार थी। शेख हसीना ने यह कोटा खत्म कर दिया क्योंकि माना यह जाता था कि जिस तरह से रोजगार के हालात हैं उसे देखते हुए 100 में से 30 पोस्ट उन लोगों को दे देना जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी, और जबकि उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी अब आगे आ चुकी है, ये नहीं होना चाहिए। एक नौकरियों का, रोजगार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे में चला जाता है। 30% को शेख हसीना ने खत्म कर दिया 2018 में। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं में से एक परिवार हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने शेख हसीना के आदेश को निरस्त कर दिया और कोटा फिर से लागू हो गया। लेकिन 2024 के शुरू में ही यह मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले तकरीबन यह आदेश दिया कि सारी भर्तियां मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने जो 30% कोटा था स्वतंत्रता सेनानियों का, उसको 3% में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों तरफ से संघर्ष होने लगा, आंदोलन होने लगा। माना यह गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया और 30% के कोटे को 3% में बदल दिया तो अब यह आंदोलन बंद हो जाना चाहिए, यानी जो स्टूडेंट विंग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रुक जाना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आंदोलन और तेज होने लगे। जुलाई के महीने में उग्र प्रदर्शन होने लगे, आगजनी की घटनाएं होने लगी, तोड़फोड़ की घटनाएं होने लगी, पुलिस एक्शन होने लगा, आंसू गैस के गोले चलने लगे, लाठीचार्ज होने लगे। लेकिन सवाल वही बरकरार था कि जब कोटा खत्म कर दिया गया है तो ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं से पता लगता है या यहीं से ये इंडिकेटर्स मिलते हैं कि इस तख्ता पलट के पीछे कोई साजिश भी है। साजिश में मैं बाद में आऊँगा। लेकिन जुलाई के महीने में जब बहुत तेज प्रोटेस्ट होने लगे तो उसके बाद शेख हसीना एक बार भारत भी आई और भारत के भी काफ़ी एक्टिव रोल में इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, परखने के लिए भारत ने कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क था। शेख हसीना से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे, लिहाजा वो नहीं चाहते थे भी किसी भी तरह से तख्ता पलट हो या फिर राजनीतिक अस्थिरता बांग्लादेश में आए। लेकिन भारत के चाहने के बावजूद वहाँ पर उग्र प्रदर्शन जारी रहे और अगस्त का महीना चढ़ते ही प्रोटेस्ट जो है वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करने लगे। अब ऐसे में स्थिति ये हो गई कि 5 अगस्त का दिन, 5 अगस्त की वो तारीख थी जब ये मान लिया गया कि शेख हसीना को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आर्मी जनरल्स के साथ बैठकर शेख हसीना ने ये फैसला लिया, इस्तीफा दिया। 5 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद दोपहर को 3 बजे वो भारत आ गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या जब कोटा खत्म हो गया था तो कोटा की आग में जल रहे बांग्लादेश को फिर भी जलते ही रहना चाहिए था? 5 तारीख को अगर शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी तो उसके बाद भी आगजनी, हिंसा और ये बवाल क्यों जारी है? यहीं से साजिश की बू और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जो थ्योरीज अभी तक बताई जा रही हैं उनमें एक सबसे बड़ी थ्योरी ये है कि अमेरिका शेख हसीना के रवैये से नाराज़ था। शेख हसीना ने, अगर हम उनके अप्रैल, मई, जून महीने के इंटरव्यूज़ को अगर हम देखें या जो एक्टिविटीज़ बांग्लादेश में हुई इन महीनों में, मई, जून के महीनों में, उसको अगर हम देखें
तो शेख हसीना बार बार अमेरिका का नाम लिए बगैर ये इशारा दे रही थी अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कि कुछ मुल्क उन पर दबाव बना रहे हैं और दबाव ना मानने की स्थिति में उनकी सरकार को दिक्कत हो सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अगर हम और इसको गहराई से देखें तो शेख हसीना का कहना यह था कि चटगांव के पास सेंट मार्टिन द्वीप है, वहां पर अमेरिका अपना नेवल बेस बनाना चाहता है। अमेरिका इस नेवल बेस को इसलिए स्थापित करना चाहता था क्योंकि अमेरिका को लगता है कि चाइना ने बांग्लादेश में अपने इन्वेस्टमेंट को बड़े तेजी से बढ़ाया है और खासकर बांग्लादेश की जो बंदरगाहें हैं उन पर चीन खूब पैसा लगा रहा है उनको डेवलप करने में। तो क्या चीन अपने ट्रेड को लेकर या अपने नेवल बेस को लेकर बांग्लादेश को एक तरह से अपना एक पिट्ठू मानता है या पिट्ठू बनाने की कोशिश कर रहा है? हालांकि भारत और चीन के जैसे रिश्ते वो किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन शेख हसीना ने भारत से अच्छे संबंधों के चलते ही चीन के साथ भी एक कॉर्डियल रिलेशन स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और काफी हद तक चीन का विश्वास हासिल करने में शेख हसीना कामयाब भी रही। जाहिर सी बात है कि यही सबसे बड़ी वजह खल रही थी अमेरिका को। अमेरिका को यह लगता है कि एक तरफ तो वो सेंट मार्टिन द्वीप में उनको नेवल बेस नहीं बनाने दे रही और दूसरी तरफ चीन से और करीबियां कर रही है। चीन वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश में। तो ऐसे में कहीं वेस्ट वर्ल्ड जो एक जगह चाहता है उस जगह के ना मिल पाने के कारण या फिर ये कह लें कि बांग्लादेश की जिद के कारण अमेरिका को ये लग रहा था कि वो जो काम करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। एक तो ये नेवल बेस का चक्कर था। समुद्र में नेवल बेस इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप आसमान से और थल से स्थिति को कंट्रोल करने की ताकत रखते हो और ऊपर से उसमें जल पर भी आपका कंट्रोल हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये सोने पे सुहागा माना जाता है। यानी जल, थल और वायु तीनों जगह से अगर किसी सुपर पावर को जगह मिल जाती है या उसका कंट्रोल हो जाता है तो वो एक्सेस उसको अपनी सबसे बड़ी मजबूती लगता है कि चाहे वो पानी से हो, चाहे वो ज़मीन से हो, चाहे वो आसमान से हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में मार कर सकता है। लिहाजा इसीलिए सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को लगता है कि उसके लिए अहम है। शेख हसीना ने एक आरोप और लगाया था। शेख हसीना ने यह कहा था कि ईसाई मशीनरी को बढ़ाने के लिए जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, म्यांमार का एरिया है और बांग्लादेश का एरिया है, अगर आप बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो उसके आसपास जो भौगोलिक स्थिति है उन तीनों जगहों से, चाहे वो भारत के मेघालय और मणिपुर के बॉर्डर के एरियाज हों और दूसरा म्यांमार का एरिया और तीसरा बांग्लादेश के एरिया, इनको मिलाकर एक ईसाई टेरिटरी बनाना चाहता है। यह आरोप भी शेख हसीना ने लगाया था और उन्होंने कहा था कि इसी अपनी योजना को अमल में लाने के लिए चीन और भारत के किनारे रखकर एक इस तरह का ताना बाना बुना जा रहा है अमेरिका की तरफ से ताकि वो अपनी वहां पर पॉपुलेशन ईसाई मशीनरी को बढ़ा सके। हालांकि ये जांच का विषय है। इन मुद्दों पर, शेख हसीना के आरोपों पर ये बिल्कुल सही या डंके की चोट पर नहीं कहा जा सकता कि वो जो कह रही थी वाकई ही यही अमेरिका की फितरत या नीयत है। लेकिन बावजूद इसके मई के महीने में, जून के महीने में इस तरह के आरोप शेख हसीना ने लगाए थे। यानी उन्हें पता था कि अमेरिका उनकी इन तमाम चीज़ों से नाराज चल रहा है जो वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। इसका एक और उदाहरण मिला जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो उग्र हो रहे थे, तो अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और अमेरिका ने ये ज़रूर कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को जिस तरह से सरकार को चलना चाहती है इसके पक्षधर नहीं है। डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट होते हैं उनकी इजाज़त होनी चाहिए। एक तरफ तो बांग्लादेश के मुद्दे पर अमेरिका इस तरह की बात करता है और अगर हम दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान को उठाकर जेल में डाला गया है और बाकी जिस तरह से आर्मी पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है, इसे देखते हुए अमेरिका ने कभी ताबड़तोड़ स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर नहीं दी। तो ये एक चौंकाने वाली चीज़ थी। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका की बात ना मानना शेख हसीना को महंगा पड़ गया? क्या अमेरिका को नाराज़ करके शेख हसीना ने अपना तख्ता पलट करवाया?
क्या भारत और चीन से अच्छे होते शेख हसीना के रिश्ते अमेरिका की आंखों की किरकिरी बन गए थे? ये बड़े सारे सवाल उठे। पटियाल ये सवाल उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा षड्यंत्र समझ में आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि तख्तापलट करवाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का इस्तेमाल किया। आईएसआई का बांग्लादेश में अच्छा खासा नेटवर्क है और जब से 1971 से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बनाकर अपना वजूद वहां खोया, भारत ने जिस तरह से वहां से पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान मिटाया, वो टीस, वो कसक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में रहती है और उसे वो दिन याद आता है कि जब भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बिल्कुल दुनिया के मानचित्र से खत्म कर दिया और उसकी जगह पर बांग्लादेश का नाम आया। जितना बड़ा वो सरेंडर हुआ था, मास सरेंडर माना जाता है जनरल नियाजी के नेतृत्व में, ये पाकिस्तान एक बड़ी हार मानता है अपनी, और उस हार का बदला लेने के लिए मुद्दतों से वो किसी न किसी तरीके से, चाहे प्रॉक्सी वार हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे पंजाब और खालिस्तान हो, या फिर कश्मीर और वहाँ की मिलिटेंसी हो, उनको फंडिंग करके वहाँ पर आतंक फैलाकर इस दर्द का बदला लेने की कोशिश करता है। हालांकि उसे कभी इसमें कामयाबी नहीं मिली। तो आरोप ये लग रहा है कि अमेरिका ने आईएसआई का इस्तेमाल किया। आईएसआई ने जमात को अपने साथ मिलाया। जमाते इस्लामी, अगर 1971 की पहले बात करें तो जमाते इस्लामी का अच्छा खासा गढ़ था बांग्लादेश में, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान हटकर बांग्लादेश बना, जमाते इस्लामी के लीडर पाकिस्तान चले गए और जमात धीरे धीरे वहाँ कमज़ोर पड़ने लगी। लेकिन अब ये आरोप है कि जो स्टूडेंट विंग थे जमात के, उनको फर्जी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आईएसआई ने एक्टिवेट किया और कोटे की बात सिर्फ एक बहाना था, कोटे की बात को एक मुद्दा बनाना था, जबकि असल में मकसद अमेरिका और पाकिस्तान का शेख हसीना को हटाना था। बड़ी बात यही निकल के आई, और उसके लिए कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को छूट दी, कैसे उन्होंने स्टूडेंट विंग्स में अपने आदमी घुसाए। कहा यह भी जाता है कि आईएसआई के बहुत सारे एजेंट स्टूडेंट विंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे, वही स्टूडेंट विंग्स जो बांग्लादेश की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट था उसको जन्म किसने दिया? जन्म दिया एक कोटे ने, लेकिन उसको हवा किसने दी? हवा दी अमेरिका ने, जिसको कि ये गिला था कि क्यों बांग्लादेश उसकी बात नहीं मान रहा, और इसको एग्जीक्यूशन का जिम्मा किसने संभाला? पाकिस्तान की आईएसआई ने। आईएसआई ने ना सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, बल्कि स्टूडेंट विंग्स को एक्टिवेट करके कोटे की बात खत्म होने के बावजूद आंदोलन को बैठने नहीं दिया, दबने नहीं दिया। और इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि आर्मी के बहुत सारे जनरल ऐसे थे जिन्होंने स्टूडेंट विंग्स के प्रोटेस्ट को या फिर उनकी आगजनी और हिंसा को सख्ती से कुचलने से अपने हाथ पीछे खींच लिए या पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश पुलिस थी, उसने लाख कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश पुलिस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बांग्लादेश पुलिस की इंस्टॉलेशंस पर हमले होने लगे, बांग्लादेश पुलिस के लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, उनकी गाड़ियां जलाई जाने लगी, और नौबत ये आ गई कि आज की तारीख में बांग्लादेश पुलिस कहीं नज़र नहीं आती है, केवल बांग्लादेश में आर्मी ही है। हालात को कंट्रोल करने के लिए आर्मी लगी हुई है, लेकिन हालात फिर भी अनकंट्रोल्ड है। आर्मी किसी तरह की सख्ती नहीं कर रही है, कहीं भी आगजनी हिंसा करने जाते हैं, अगर जमात के लोग और प्रदर्शनकारी उन्हें रोका नहीं जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आर्मी कर क्या रही है? अंतरिम सरकार के गठन की बात थी, अंतरिम सरकार का गठन भी हो चुका है। मोहम्मद यूनुस उस अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आर्मी के वहाँ जनरल हैं, उनको जिस तरह से भीड़ से निपटना चाहिए वो क्यों नहीं निपट रहे। जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया तो वकारुज़्ज़मा जो चीफ हैं आर्मी के, उन्होंने आकर ये बात सार्वजनिक की और साथ ही उन्होंने शांति की अपील की। उनकी शांति की अपील करने के बावजूद बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं पर वहाँ जुल्म हो रहे हैं, मंदिरों को और हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, पॉलिटिकल लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, जो वहाँ पर फिल्म स्टार थे या फिर ये कहें हम कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गाने का काम करते थे, सिंगर थे,
उन सब की हत्याएं की जा रही हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, म्यूजियम्स को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि क्यों बांग्लादेश आर्मी अपने पूरे मुल्क को जलने से रोक क्यों नहीं रही है? क्यों वो प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दे रही है? ऐसे में क्या मकसद सिर्फ उनकी नाराजगी ना लेना है, या ये एक स्क्रिप्ट है जो आईएसआई ने लिखी है और ये हिंसा तोड़फोड़ तब तक चलती रहेगी जब तक वहां से अल्पसंख्यकों को मार भगाया नहीं जाता? बांग्लादेश में भारतीयों की संख्या तकरीबन 20,000 है और इन 20,000 में 9,000 भारतीय छात्र हैं। संसद में ये कहा गया एस जयशंकर की तरफ से कि मई जून जुलाई के महीने में जिस तरह से हिंसा होने लगी थी, जो 9,000 स्टूडेंट था उसमें से तकरीबन 5-6 हज़ार स्टूडेंट निकाल लिया गया था और बाकी जो अब स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी भारत सरकार कोशिश कर रही है, हर संभव मदद कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो ये उपद्रव थम नहीं रहा है, इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। क्या जमात में आईएसआई के लोग बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं? क्या आईएसआई के इशारे पर वो सब लोग जो एंटी शेख हसीना हैं, जो एंटी सेंटिमेंट्स रखते हैं भारत के प्रति, क्या उन लोगों को वहां प्रोटेस्ट में शामिल किया जा रहा है? ये इसलिए भी चुभता है आंखों को कि जब शेख हसीना वहां नहीं रही तो अब वहां पर इस तरह का उपद्रव खत्म हो जाना चाहिए। बावजूद उसके नेताओं के होटलों को आग लगा दी गई, उसमें 24 लोग जलकर मर गए, एक कलाकार को जला दिया गया, एक कलाकार को मार दिया गया, उसके पिता को मार दिया गया। उसके अलावा पॉलिटिशियनों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। एयरपोर्ट पर जो है वो एक्टिविटी इस तरह की हो गई है कि कोई आदमी फ्लाइट पकड़ने भी उनके डर से नहीं जाता है, वहाँ जमात के लोग पहुँच जाते हैं। कायदे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है। आखिरकार जमात को इतनी खुली छुट्टी किसने दी? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि क्या आर्मी पर जमात हावी पड़ रही है? अगर जमात हावी पड़ रही है तो जमात को इसलिए हम बता दें कि ये कौन है कि शेख हसीना ने इसे बैन कर दिया था, एक आतंकी संगठन बोल दिया था जमात को। इसके बड़े बड़े लीडर तुरंत भाग गए थे पाकिस्तान, दुबई, अलग अलग जगहों पर चले गए थे। लेकिन जो युवा नेता मौजूद थे उनको भी शेख हसीना सख्ती से निपटती थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि शेख हसीना ने अगर स्टूडेंट विंग को सख्ती से कुचला तो बावजूद उसके वो इतना कैसे पनप गया? इसीलिए शक आईएसआई पर जाता है। आईएसआई इस पूरे मसले को ठंडा नहीं होने देना चाहती। अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन अंतरिम सरकार की कमान किसको सौंपी गई है? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस कौन है? अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया। ग्रामीण बैंक से जो है बहुत सारे लोगों को लाभ मिला, करोड़ों लोगों ने लोन लिए, अपनी आर्थिक दशा को सुधारा और इसीलिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन शेख हसीना के साथ यूनुस का 36 का आंकड़ा रहा और हसीना ने यह आरोप लगाया था कि यूनुस गरीबों का खून चूसते हैं, उनसे जबरदस्ती पैसे की वसूली करते हैं और कई मुकदमे यूनुस पर चलाए गए। 2008 में भी एक बार ऐसी नौबत आई थी जब यूनुस को चांस तख्ता पलट के बाद मिल सकता था, लेकिन यूनुस ने तब बांग्लादेश की कमान संभालने से इनकार कर दिया था। इस बार भी वो कह ये रहे थे कि वो एडवाइजर बन जाएंगे अंतरिम सरकार के, लेकिन उन्हें मुख्य चेहरा बनाया गया है। माना यह जाता है कि बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए हैं उनको हैंडल करने में सक्षम है। आर्मी के स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। वकार उज़्मा अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, शेख हसीना के भी करीबी थे और पिछले महीने ही उन्होंने कमान संभाली थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आर्मी चुपचाप ये सब चीजें क्यों देख रही है? आर्मी अगर चुपचाप देखती रहेगी, हिंसक वारदातें इस तरह होती रहेंगी, अपने तमाम दुश्मनों को चुन चुन कर जमात मारेगी, तो मुझे ये लगता है कि ये हिंसा इंसानियत के लिहाज से ठीक नहीं है। तख्ता पलट होने के बावजूद जो हिंसा रुक नहीं रही है, इसीलिए साजिश की सुई और ज्यादा पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ घूम जाती है। अब बात यह रही कि इस पर भारत का क्या असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप भारत के आस पड़ोस में देखें, चाहे नेपाल को देखें, श्रीलंका को देखें, अफगानिस्तान को देखें, पाकिस्तान को देखें, चीन को देखें या फिर बांग्लादेश को देखें, अब स्थिति ये है कि पहले जो बांग्लादेश फ्रंट है ये शाम था, लेकिन अब वहां पर भी हिंसा का दौर चल रहा है। तो बाकी जो तमाम जगहें हैं, पाकिस्तान को ले लीजिए, श्रीलंका को लीजिए, वहां इकोनॉमिक क्राइसिस था,
नेपाल को देख लीजिए, उसका पता नहीं लगता है कि कब वो चीन के साथ चला जाता है, कब वो भारत की तरफ हो जाता है। बांग्लादेश के बाद आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, पाकिस्तान में वैसे ही सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ आर्मी का कंट्रोल है और आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ से कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई किसी से उम्मीद नहीं कर सकता। तो ऐसे में सारे पड़ोसी मुल्कों में ये जो कलेश चल रहा है, इस कलेश का भारत पर असर पड़ना स्वाभाविक है। लाखों करोड़ों रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार दोनों भारत और बांग्लादेश मुल्कों के बीच में होता है, लेकिन अब उसको नुकसान हो रहा है। नासिक में देखिए प्याज सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वहाँ से जो कानपुर की फैक्ट्रियों में बांग्लादेश से रॉ चमड़ा आता था वो नहीं आ रहा है, वहाँ दिक्कत होगी। इसके अलावा टेक्सटाइल की बड़ी हब का काम करता है बांग्लादेश, भीलवाड़ा में आप देखें तो टेक्सटाइल को नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा फार्मा को लेकर भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट है, जो भारत फार्मा के तैयार कर रहा है मटेरियल, वो मटेरियल अब सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो एक तरफ तो ग्राउंड पर पॉलिटिकली भारत के अगेंस्ट सेंटिमेंट है और भारत को उसको खत्म करने के लिए एक लंबी मशक्कत करनी पड़ेगी, वहाँ के लोगों में विश्वास जगाना पड़ेगा, वहाँ की सेना के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शेख हसीना को लंबे वक्त तक वो भारत में रखते हैं तो भारत सरकार के लिए बांग्लादेश के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित करना और मुश्किल हो जाएगा। मुजीबुर रहमान के जो भी बड़े बुत लगे हुए थे, उनकी जो तस्वीरें थी, वो ढाका से लेकर न्यूयॉर्क तक सब जगह से हटाने के लिए बांग्लादेश के लोग आगे आए और उन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। और अब सवाल ये है कि क्या शेख हसीना का तख्ता पलट किसी साजिश का बड़ा हिस्सा है? इसके पीछे अमेरिका और पाकिस्तान है। लेकिन इन हालातों में अगर हम ये मान भी लें, तब भी भारत को करना ये है कि कम से कम एक पड़ोसी मुल्क पर अपने अच्छे रिश्तों की छाप दोबारा बरकरार करनी है। जमात पूरी आज़ादी के साथ अब भी हिंसा और आगजनी कर रही है और सेना उसको रोक नहीं रही। पुलिस ने ये कह दिया है कि बांग्लादेश पुलिस तब तक काम पर नहीं लौटेगी जब तक उसको ये गारंटी नहीं मिल जाती कि मॉब उस पर हमला नहीं करेगा, उसकी गाड़ियाँ नहीं तोड़ेगा। क्योंकि जब तक सेना ने मोर्चा नहीं संभाला था, यानी 5 अगस्त से पहले तक सब कुछ पुलिस ही देख रही थी और बांग्लादेश पुलिस को बहुत बार उपद्रवियों के गुस्से का निशाना बनना पड़ा, शिकार होना पड़ा और इसीलिए कई पुलिस वालों की जान चली गई, उनकी गाड़ियां टूटी। लिहाजा अब पुलिस महकमा स्ट्राइक पर है और कह ये रहा है कि जब तक उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं देते वो काम पर नहीं आएंगे। ये बांग्लादेश के हालात हैं, उसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है, अमेरिका और पाकिस्तान पर क्या शक जताया जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा और रोज रात सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 9 बजे एबीपी न्यूज़ पर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूर जुड़ें। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी बड़े टॉपिक पर, क्योंकि हफ्ते में एक बार आपसे बात करना अच्छा लगता है।